देखिए, केंद्र और संघ, पहले तो मैं एक बात कह दूं जो आपने शुरू में कही थी जब मुझे आमंत्रित जी किया था बोलने के लिए, जी, जरूर कि जरूर। सत्ताधारी निजाम जो है उसके लोग अक्सर पूछते हैं कि पीछे की सरकारों ने पीछे क्या किया गया, पीछे की सरकारों ने क्या किया, 70 साल में क्या किया गया। लेकिन अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने नैरेटिव बदल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज देश जहां पहुंचा है उसमें देश के सारे प्रधानमंत्रियों का योगदान है। तो कम से कम जो बात हम लोग कहा करते थे उसको प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से कह दिया है। तो अब नैरेटिव थोड़ा सा बदल गया है। मान लिया गया है कि नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक इस देश को आगे बढ़ाने में जहां भी देश पहुंचा है, अच्छा बुरा जो भी, उसमें इन सारे प्रधानमंत्रियों का योगदान है। तो कम से कम चलिए, एक बात तो सही है। दूसरी बात यह है कि संघवाद और एकीकृत केंद्रीय व्यवस्था, ये द्वंद्व आजादी के बाद से ही चलता रहा है देश में। और नेहरू चूंकि लोकतंत्र के जबरदस्त पक्षधर थे, इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग का काम उन्होंने किया, इंस्टीट्यूशंस के पक्षधर थे, इसलिए नेहरू के टाइम में राज्यों में बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। और वो नेता थे जो अपनी पार्टी में रहते हुए भी अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री और अपनी ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोलते थे। वो चाहे उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत हो, चौधरी चरण सिंह हो, या साउथ में कामराज हो, या और भी तमाम सारे नेता पश्चिम महाराष्ट्र में थे, हम सब उस इतिहास में। तो और नेहरू खुद चूंकि इतने अल्ट्रा डेमोक्रेटिक थे कई मामलों में कि वो उस विरोध को, उस असहमति को स्वीकार करते थे, सुनते थे, और उसके साथ साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहे थे। इंदिरा गांधी ने जब संभाला तो वो कल्ट फिगर वाली बात इंदिरा गांधी में भी आई। और आप याद कीजिए, राष्ट्रपति प्रणाली की बात इंदिरा गांधी के जमाने में शुरू हुई थी, जब विपक्ष के पास कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था, विपक्ष एकजुट नहीं था। और तब इंदिरा गांधी ने एक बहस चलाई थी कि देश में राष्ट्रपति प्रणाली क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त देश की सबसे ताकतवर नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक वही थी। लेकिन बाद में वो 77 में उनकी हार के बाद और उसके बाद वो बहस खत्म हो गई। जनता पार्टी बनी तो जनता पार्टी वास्तव में एक फेडरल सरकार थी, क्योंकि मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री जरूर थे लेकिन वो जन नेता नहीं थे, वो अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर थे। पॉलिटिकल पॉलिटिशियन तो थे, मनमोहन सिंह की तरह ब्यूरोक्रेट नहीं थे, लेकिन वो अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर थे। और उसमें हर नेता जो जो घटक दल शामिल थे, उत्तर से और दक्षिण दक्षिण तो जनता पार्टी ज्यादा जीती नहीं थी उत्तर भारत की, लेकिन उत्तर भारत का ही एक फेडरलिज्म था उसमें। और वो फेडरलिज्म उस पर भारी पड़ा और पार्टी 1979 के आते आते टूट गई, चरण सिंह बने। देखिए, जब जब एक दल की सरकार भारी बहुमत से रही है तब तब संघवाद को चोट पड़ी है। और इसीलिए मेरा अपना मानना है कि इस देश में बेहतर सरकार वही हो सकती है जो गठबंधन की सरकार हो। एक बड़े दल की सरकार साथ के सहयोगी दलों के गठबंधन से चलती है, और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारें रही हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब बनी नेशनल फ्रंट की, तो उसमें राज्यों के नेताओं का, छत्रपों का बहुत जबरदस्त योगदान था। रामकृष्ण हेगड़े, एन.टी. रामाराव, बीजू पटनायक, तमाम सारे लोग थे उस समय। असम के प्रफुल्ल कुमार महंत, तो सारे गठजोड़ जिसको हम लोग गठबंधन कहते हैं, वो सरकार बनी। अपने कारणों से नहीं चल पाई क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था, फिर मंत्रिमंडल के मुद्दे आ गए। लेकिन उस सरकार ने एक रास्ता दिखाया कि कैसे एक ऐसी सरकार चल सकती है जो सारे राज्यों की आवाज इसमें शामिल हो। और उसी पैटर्न पर फिर अटल जी की सरकार चली, और फिर देवगौड़ा की सरकार चली, और फिर मनमोहन सिंह की सरकार चली। लेकिन हमारे देश के जनमानस ने बड़ी नाक मुंह सिकोड़ी उस समय गठबंधन सरकार को लेकर, खासकर हमारे शहरी मिडिल क्लास ने। अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, और देश में तो पूरी एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार इंदिरा गांधी की थी जिसने इमरजेंसी लगाई। पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की है जिसने नोटबंदी लागू की, या बहुत सारे फैसले हम लोग देख रहे हैं। तो जो ये पूर्ण बहुमत की सरकारें होती है, ये आमतौर पर इन पर कोई अंकुश नहीं होता, क्योंकि इनका जो नेता होता है वो एक तरह से उसके इर्द गिर्द सारी राजनीति घूमती है। और जो जिस दिन बीजेपी ने शुरू किया था कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मुंबई के अधिवेशन में 1996 में, वहां से शुरू हुआ था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन हो। पहले इंदिरा गांधी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उम्मीदवार कांग्रेस की होती थी, लेकिन घोषणा कांग्रेस कभी नहीं करती थी कि हमारे उम्मीदवार ये है। चूंकि वो प्रधानमंत्री होती थी इसलिए उनके नाम पर वोट मांगा जाता था। यही राजीव गांधी के टाइम में था। लेकिन संस्थागत रूप से इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके की।
मोदी जी अकेले उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद फिर राज्यों में मुख्यमंत्री घोषणा करने की सवाल हो गया कि वसुंधरा राजे राजस्थान में, उमा भारती मध्य प्रदेश में, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में, जो है राज्यों में फिर शुरू हो गया कि राज्यों में जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, और बाकायदा ये चैलेंज थ्रो किया जाने लगा विपक्षी दल के सामने, कांग्रेस के सामने, कि आपका उम्मीदवार कौन है। और ये सिर्फ बीजेपी थ्रो नहीं करती थी, ये हमारे आप पत्रकार बंधु मीडिया हम लोग थ्रो करते थे डिस्कशंस में कि भाई नेता कौन है आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मोदी जी के सामने गुजरात में, कौन आपका वसुंधरा के सामने उम्मीदवार है। और कांग्रेसी मिमियाते हुए कहते थे नहीं 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 संविधान में ये व्यवस्था नहीं है, मिमियाते हुए कहते थे, वहां तो विधायक और सांसद चुनते हैं, हम तो उस पर चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बात होती तो कहते थे हमें भी घोषित करना चाहिए। यानी वो नैरेटिव हम लोगों ने भी बनने दिया कि भाई प्रधानमंत्री घोषित हो, नेता घोषित हो। और इस तरह धीरे धीरे जो ताकत विधायकों की थी, जो ताकत सांसदों की थी, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री की घोषणा चुनाव से पहले की जाए या मुख्यमंत्री की घोषणा चुनाव से पहले की जाए, वहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सदन में जिस दल का बहुमत होगा वो बहुमत दल के सांसद या विधायक निर्वाचित प्रतिनिधि वो अपना नेता चुनेंगे, वो सदन का नेता होगा, वही मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये तो, लेकिन नेता पहले ही चुन लिया जाता है। नेता कौन चुनता है? पार्टी का संसदीय बोर्ड। संसदीय बोर्ड में 10-12 लोग हैं, और संसदीय बोर्ड उन्हीं को चुनता है जिनके नाम पर वोट जुटाने की क्षमता होती है और जिनके नाम पर सारे संसाधन जुटते हैं। तो वो स्थिति अब कांग्रेस में भी राहुल गांधी को आप लेकर के आप आ रहे हैं, बार बार राहुल गांधी होंगे। तो जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि एक नेता चुना जाए चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद के लिए, तो जाहिर है फिर संघवाद तो गया, मतलब किनारे, वो मतलब क्या कहूं उसके लिए कौन सा है, फिर संघवाद तो हमें भी तिलांजलि दे दी। उसके बाद फिर वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन, सब कुछ वन वन होने लगा। यानी ये वही ध्वनि है, मत भूलिए कि एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक देश, एक जो ये, जबकि भारत सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से विविधता का ही देश है। और 47 से पहले तो ये देश अंग्रेजों के आने से पहले तो तमाम राज्यों में बटा हुआ था। सांस्कृतिक रूप से जरूर एकता था, राजनीतिक रूप से तो विभाजित था। हर राज्य अपने आप में स्वतंत्र और संप्रभु इकाई था, और उनकी अलग अलग मुद्राएं थी, अलग सेनाएं थी, अलग उनके कानून थे, अलग उनके नियम थे अंग्रेजों के आने। और अंग्रेजों के शासन के दौरान ही बहुत सारे रियासतें जो थी उनकी अपनी संप्रभुता थी। तो 47 में ये देश राजनीतिक रूप से एक राष्ट्र बना, और उसके बाद फिर तभी ये यूनियन ऑफ, जो अभी बात कहा आनंद जी ने कि यूनियन ऑफ स्टेट्स या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बहस चली, और उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट्स बना गया। आज भी जो शपथ ली जाती है मंत्रिमंडल में तो संघ के मंत्री के रूप में कहा जाता है, केंद्र के मंत्री के रूप में नहीं कहा जाता है। यूनियन संघ, तो संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, तो यानी यूनियन का यूपीएससी, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, वो यूनियन है। तो यूनियन, लेकिन हम ही लोग, हमने केंद्र सरकार को उसको संघ सरकार कभी नहीं कहते हम लोग, यूनियन गवर्नमेंट। पहले मुझे याद है, हम लोग पुराने अखबारों को देखो उसमें यूनियन गवर्नमेंट लिखा होता था, उसमें संघ सरकार लिखा होता था, लेकिन धीरे धीरे केंद्र सरकार हो गया। धारा 356 का उपयोग कांग्रेस के जमाने में सबसे ज्यादा हुआ राज्यों की सरकार गिराने का, लेकिन मौजूदा सरकार ने दूसरा तरीका निकाल दिया। उन्होंने कहा धारा 356 किनारे रखो, सीधे सीधे विधायकों को एडजस्ट करो। तो मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दो, कर्नाटक की गिरा दो, महाराष्ट्र में कोशिश करो, राजस्थान में कोशिश करो, तो वो एक नई मतलब तरीका है राजनीति का। और उसको हमारे राजनीतिक विश्लेषकों ने मास्टर स्ट्रोक की संज्ञा दे दी। मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य, मतलब हम सब जो है उसको स्वीकार कर लिया, हम लोगों ने आराम से स्वीकार कर लिया। मतलब एक नेता जो है एक पार्टी के नाम पर वोट मांग करके मध्य प्रदेश में आता है और अपने 22 विधायकों को लेकर के चला जाता है दूसरी पार्टी में, जिसके खिलाफ उसने जाने क्या क्या कहा, और उसके बाद हम कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। तो कहीं उसमें तो सवाल ये है कि संघवाद को लेकर के हमारे देश की जो जनता है वो कितनी गंभीर है। हम दोष दे रहे हैं, मान लीजिए मोदी जी को या बीजेपी को, या हम कितने गंभीर हैं। संघवाद क्या मुद्दा है? आज अगर इस पर आप रेफरेंडम करा लें कि केंद्र मजबूत होना चाहिए या राज्य, तो केंद्र के पक्ष में लोग वोट दे देंगे, उसका बिना उसके परिणामों की जानकारी की हुई। लेकिन अब आप भाषा का सवाल, अब देखिए हिंदी को लेकर के फिल्म सितारे बट गए भाई। दक्षिण के एक फिल्म स्टार ने कहा कि हिंदी जो है वो मातृभाषा हो सकती है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी मातृभाषा कुछ और है। तो उसका जवाब यहाँ से फिल्मी सितारे ने दिया। अब उनमें आपस में मतभेद शुरू हो गया भाषा को लेकर के। वो कहते हैं आप हिंदी में क्यों डब कराते हैं, अब मतलब अब कहाँ आप जो है लड़ोगे, जबकि ये देश जो है बहुभाषी है, बहुजाति है, बहुनस्ली है, बहुधर्मी है, हर तरह से इसमें बहुलता है। तो
ये बात सही है कि सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और संघ पे जो चोट हम बात कर रहे हैं, नीति आयोग जब बना था योजना आयोग को करके, शुरुआत तो उसी दिन ही हो गई थी, जिसकी बात विज्ञान जी कह रहे थे किस तरह से जो है राज्यों को जो है, अब जीएसटी के अंदर राज्य चिल्ला रहे हैं कि हमारा शेयर दीजिए, हमारा शेयर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आपने वैट कम नहीं किया, हमने तो टैक्स घटा दिया था। अब राज्य कह रहे हैं कि हमारा शेयर दीजिए जीएसटी के, तो हमको नहीं मिलता। पहले तो हम टैक्स वसूलते थे वैट के रूप में, उस सारे वो तो सब आपने ले लिया उस सेंट्रल, भाई जीएसटी आया इसीलिए था ना कि एक टैक्स होगा और शेयर सबको टाइम से मिलेगा, लेकिन राज्य शेयर के लिए कटोरा लिए खड़े हुए हैं। ये सही है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वो नहीं बोल सकते, उनमें अब गोविंद बल्लभ पंत या चौधरी चरण सिंह या उस तरह के मुख्यमंत्री नहीं है। और एक और बात कहूंगा, बस जानबूझ करके राज्यों के नेतृत्व को बड़ी पार्टियों में दबाया गया, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे उनको किनारे काट करके जो गमलों में उगे हुए पौधे थे उनको लाया गया और उनको नेता बनाया गया ताकि आवाज न उठा सके। और जो क्षेत्रीय पार्टियां उभरी वो भी अब क्षेत्रीय हितों से ज्यादा अपने राजनीतिक और पारिवारिक हितों में उलझ गई। भाई तेलुगु देशम का उदय हुआ था तो टी अनैया के साथ राजीव गांधी ने जो है मिसबिहेव किया था, उनको अपमानित किया था, तब उस तेलुगु बिड्डा और तेलुगु प्राइड के नाम पर तेलुगु देशम बनी थी और तेलुगु देशम हमेशा आंध्र और तेलुगु सवालों को लेकर लड़ती थी। आज वो चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो कांग्रेस से निकली है उनको आंध्र प्रदेश से ज्यादा अपने अपने हितों की चिंता है। यही हाल एआईडीएमके और डीएमके का है। ये वो पार्टियां थी जो हमेशा राज्यों के हितों के लिए लेकर के बाकायदा केंद्र से टकराव लेती थी, मोर्चा लेती थी और कहती थी कि राज्यों के हित जो है फेडरल जो है वो रहना चाहिए। खुद मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आकर के वो राज्यों के हितों की कितनी वकालत करते थे, हम सब लोग सामने हैं और बाकायदा उसके लिए बात करते थे। आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं और आते हुए हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लागू करेंगे। लेकिन जो सवाल है, अब डबल इंजन वाली बात जो अभी कही राजेश जी ने और मित्रों ने कि क्या मतलब कल को मान लीजिए बीजेपी केंद्र की सरकार से हट जाए तो क्या बीजेपी के नेता जाकर के वहां किस नाम से वोट मांगेंगे? वो कहेंगे कि अभी डबल इंजन के लिए आप जो हमारे जो जिसकी सरकार केंद्र में है उसी को वोट दीजिए। भाई आप एक नैरेटिव जो डबल इंजन का बना रहे हैं, कल को मान लीजिए केंद्र में गैर भाजपा सरकार आ जाती है, कभी न कभी तो चुनाव में बदलाव होता है, तो क्या बीजेपी के तमाम नेता जाके अब जब चुनाव होगा तो कहेंगे डबल इंजन के लिए जो है आप उसी को वोट दीजिए, हमें वोट मत दीजिए क्यों केंद्र में नहीं है? भाई ये क्या है? आप अपने प्रोग्राम में वोट मांगिए ना। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन आज की तारीख में कभी कहीं कहीं तो ग्राम सभा से लोकसभा तक सारे इंजन आप ही के हैं, उसके बाद भी जो है वो डिलीवरी नहीं हो पाती। सवाल इंजन डबल इंजन या ट्रिपल इंजन का नहीं है, सवाल नियत का और नीति का है। और ये सही बात है कि संघवाद, जिस दिन संघवाद कमजोर होगा तो ये देश भी कमजोर होगा। अब बहुत लंबे समय तक इस देश को आप खाली ताकत के सहारे एकजुट नहीं रख सकते, इसलिए संघवाद संतुलन बहुत जरूरी है। जो मुख्य मुद्दे जो केंद्रीय सूची के विषय है उनमें केंद्र को अधिकार होना चाहिए और अलगाववाद नहीं पनपे, इसके लिए भी संघवाद जरूरी है। संघीय भावना, संघीय संविधान इसीलिए बना कि देश में अलगाववादी भावनाओं को शांत किया जा सके। और जब अलगाववाद पर आप नियंत्रण चाहते हैं एक, तो संघवाद को भी मजबूत करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बात लोगों को समझनी चाहिए और लोगों को समझानी भी चाहिए।